ठंडी तो नहीं लग रही है आपको? ठंडी लगा है, गाड़ी तो चला है 70 किलोमीटर 12 मीटर। ठंडक बहुत लगी है, हमको लग रहा है हाथ काम नहीं कर रहा है मेरा, है ना, ढीले रहे हैं। तो अब आप कह दिए इसलिए मुझे आना ही पड़ा, नहीं तो मैं ठीक कर दिया। आज अभी 150 बच्चे हैं, इंटर कॉलेज में लगाना है हमको टीचिंग। ध्वनि या वर्णभेद के संदर्भ में हमने बात किया था, दो होता है, आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, स्वर होता है और व्यंजन होता है। स्वर के 3 भेद होते हैं, हमने इसके बारे में आप लोगों को चर्चा किया है। नंबर 1 पे होता है ह्रस्व स्वर, स्पष्ट है आप। नंबर 2 पे होता है आपका दीर्घ स्वर, और नंबर 3 पे जो होता है आपका क्लुप्त स्वर। आंसू क्लास में है। फिर इसके बाद आपका व्यंजन के अंतर्गत अगर हम बात करें तो व्यंजन में भी 3 होते हैं। जब स्वर के अगर 3 हैं तो व्यंजन के भी स्वाभाविक है 3 होंगे, यानी ह्रस्व स्वर यहाँ पर है, दीर्घ स्वर है आपका और प्लुत स्वर है। फिर व्यंजन के संदर्भ में अगर हम बात करें तो सर्वप्रथम कौन सा होता है? स्पष्ट व्यंजन बताए थे आपको हम। फिर आपका होता है अंतस्थ व्यंजन, और चौथा होता है ऊष्म व्यंजन। अभी स्पष्ट हो जाता है आपका कि ध्वनि या वर्णभेद के अंतर्गत आपका स्वर होता है व्यंजन, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर, स्वर व्यंजन, अंतस्थ और ऊष्म व्यंजन। एक स्वर के अंतर्गत आता है जो कहलाता है दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर के अंतर्गत अगर हम बात करें तो यह है, और दीर्घ स्वर से भी बड़ा एक आता है, यानी प्लुत स्वर से भी बड़ा अगर हम मान लें तो उसे हम कहते हैं संयुक्त स्वर। कौन सा होता है? संयुक्त स्वर। क्या हो गया आपका? संयुक्त स्वर। जब संयुक्त स्वर एक होता है तो स्वाभाविक है कि व्यंजन भी होना चाहिए, तो एक होता है यहाँ पर क्या आपका? संयुक्त व्यंजन। बात स्पष्ट हो जाता है। यह अतिरिक्त होता है, लेकिन अगर स्वर पूछा जाएगा तो स्वर आप कितने बताएंगे? 3। ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। व्यंजन अगर पूछा जाएगा तो व्यंजन कितने आप बताएंगे? 3 ही बताएंगे, स्पष्ट व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। फिर अतिरिक्त में आएगा संयुक्त स्वर और फिर आएगा आपका संयुक्त व्यंजन। बात हमने यहाँ ध्वनि या वर्ण के संदर्भ में हमने बताया था कि भाषा की वह छोटी सी छोटी इकाई, ध्वनि या वर्ण की परिभाषा हमने दिया था। भाषा की वह छोटी सी छोटी इकाई जिसके हम खंड खंड न कर सकें उसे हम क्या कहते हैं? ध्वनि या वर्ण। या दूसरी परिभाषा हम दे सकते हैं, भाषा की वह लघुतम इकाई जिसको हम टुकड़े टुकड़े में बांट नहीं सकते हैं उसे हम ध्वनि या वर्ण कहते हैं। जैसा कि हमने बताया था उस दिन, एक शब्द ही ले लेते हैं, जैसे राम। राम एक क्या है? शब्द है, अक्षर इसमें 2 हैं, और वर्ण की अगर हम बात करें तो वर्ण कितने आ जाएंगे इसमें? 4, र प्लस आ प्लस म प्लस प। स्पष्ट है कि इसमें हो जाते हैं 4 वर्ण। हमने इसी संदर्भ में कहा था कि भाषा की वह लघुतम इकाई जिसके खंड खंड न किए जा सके या टुकड़े टुकड़े में न बांटे जा सके उन्हें हम क्या कहते हैं? ध्वनि या वर्ण। जैसे हमने र प्लस आ प्लस म प्लस अ का किया, तो यह सबसे छोटी इकाई है। इसी छोटी इकाई को हम टुकड़े टुकड़े में बांट नहीं पाते हैं, इसलिए हम इसे कहते हैं ध्वनि या वर्ण। प्रश्न उठता है कि हलंत क्यों लगाया जाता है? हलंत का क्या आशय होता है? तो जब हम स्वर और व्यंजन की बात करेंगे तो हम हलंत की भी यहाँ पर व्याख्या कर देंगे। तो
तो हमने सर्वप्रथम बात किया यहाँ पर स्वर की। स्वर के अंतर्गत हमने कहा कि स्वर 10 प्रकार का होता है, स्वर 11 प्रकार का होता है, 12 प्रकार का होता है, 13 प्रकार का और 14 प्रकार का होता है। 5 खंडों में हमने विभाजित किया था। लेकिन मानक के अनुसार SCERT के मानक के अनुसार स्वरों की संख्या 11 होती है और 11 स्वर जो कहलाते हैं वो उच्चारण की दृष्टि से होते हैं। परंपरागत दृष्टि से स्वरों की संख्या कितनी होती है? 13 होती है। कितनी होती है? 13। यानी परंपरागत दृष्टि से स्वरों की संख्या 13 होती है। तो यहाँ पर जब स्वर 11 होते हैं तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो व्यंजन कितने होते हैं? व्यंजन कितने माने जाते हैं? व्यंजन 10 कैसे होते हैं भाई? 33 होते हैं। कितने होते हैं? 33। व्यंजन 33 होते हैं और स्वर अगर व्यंजन के आधार पर पूरे वर्ण की संख्या अगर मानी जाए तो वर्ण कितने होते हैं? 52। स्वर 11, व्यंजन 33 और वर्ण 52। तीनों चीज क्लियर होना चाहिए। स्वर 11, व्यंजन 33 और आपका क्या हो जाएगा? वर्ण टोटल 52 हो जाएगा। तो स्वरों की संख्या के अंतर्गत अगर हमने 11 कहा तो 11 के अंतर्गत आपका यह होता है आ, छोटी, बड़ी की, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ऋषि, ए, ऐ, ओ, यह होता है आपका 11। और जब 10 अगर हम स्वर कहते हैं तो इसमें से ऋषि क्या हो जाता है? हट जाता है। तब यहाँ पर क्या हो जाते हैं? 10 हो जाते हैं। और 12 की अगर हम बात करें तो ऋषि भी उसमें से हटता है, अंग और अह जुड़ जाता है। जैसे अगर हम बात करें आ, छोटी, बड़ी, छोटा, बड़ा, ए, ऐ, ओ, अंग और कितना हो जाएगा? 2, 4, 6, 8, 10 और कितने हो जाएंगे? 12। लेकिन हमने कहा कि स्वरों की संख्या कितनी होती है? 13 भी होता है। तो यहाँ पर क्या हुआ था? ऋषि यहाँ पर हटा था तो ऋषि इसमें क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा। छोटा ऊ, बड़ा ऊ, फिर यहाँ पर आ जाएगा ऋषि, फिर हो जाएगा आपका ए, ऐ, ओ, अंग और यहाँ पर हो जाएगा स्वरों की संख्या 13 हो जाएगा। फिर लास्ट में हमने कहा कि स्वरों की संख्या क्या होता है? 14 भी होता है। आ, छोटी, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ऋषि, ए, ऐ, ओ, अंग, अह और एक आगत वाला होता है आ। तब इसे जोड़ देते हैं 14 हो जाता है। 10 के संदर्भ में हमने बात किया था तो 10 के संदर्भ में यह होता है बात स्पष्ट हो जाता है कि हमने कहा 10 भी होता है, 11 भी होता है, 12 होता है, 13 होता है और 14 होता है। क्लियर है? तो जब हमने कहा कि SCERT या मानक के अनुसार जो परीक्षा उपयोगी दृष्टि से पूछा जाता है तो स्वरों की संख्या हम क्या कहेंगे? 11 कहेंगे। और जो 11 होते हैं स्वर, यह स्वर हमारे क्या होते हैं? उच्चारण की आधार पर होते हैं। और उच्चारण के आधार पर की अगर हम बात करेंगे तो जब हम इसकी डिफाइन करेंगे आपको तो हम बताएंगे कि कंठ होता है, तालु होता है, मूर्धा होता है, दंत होता है, ओष्ठ होता है, पता है ना? इसके आधार पे स्वरों का विभाजन किया गया है।
तो फिर दूसरे नंबर पे बात अगर होती है तो स्वर को हम कहते हैं 13 माना जाता है। और जो 13 होता है यह परंपरागत दृष्टि से होता है, यानी स्पष्ट हो जाता है कि जो स्वरों की संख्या होती है वह हमारा 11 होता है। परिभाषा इसका क्या होता है? स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले, हमने परिभाषा बताया था, स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण स्वर कहलाते हैं। स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण स्वर कहलाते हैं, क्योंकि इसमें किसी की आवश्यकता नहीं पड़ती है, इसलिए यह क्या स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं। अब बात आता है इसके बाद व्यंजन का। जब परिभाषा इसका हुआ कि स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण स्वर कहलाते हैं, व्यंजन का परिभाषा उल्टा हो जाता है, स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण व्यंजन कहलाते हैं। स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण व्यंजन कहलाते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें कि जितने भी व्यंजन हैं, जैसे यहाँ पर राम शब्द आपने लिखा था, यहाँ पर आपका था राम शब्द। अब राम शब्द की अगर हम बात करें तो इसमें व्यंजन आपके जो होते हैं अक्षर 2 हो जाते हैं और ये स्वर की सहायता से बोले गए हैं। उच्चारण इसका यही हुआ था, र प्लस आ, म था प्लस म प्लस अ यहाँ पर आया था, इसलिए यह मिलाकर के 4 वर्ड हुआ था। या फिर अगर हम कहें बात व्यंजन के, चाहे क से लेकर ज्ञ तक अगर हम व्यंजन की बात करें, चाहे हम क लिखें, ख लिखें, ग या कोई भी व्यंजन लिखें, तो हमने कहा कि स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण व्यंजन कहलाते हैं। तो जो क का निर्माण होता है यहाँ पर अगर हम देखें, चाहे ख का निर्माण होता है, तो यह हम स्पष्ट रूप से देख पाते हैं क का निर्माण किससे होता है? क प्लस अ से। ख का भी निर्माण होता है यहाँ पर ख प्लस अ से। ग का भी निर्माण होता है ग प्लस अ से। स्पष्ट है? परिभाषा क्लियर हो जाता है कि स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण क्या हमारे कहलाते हैं? व्यंजन कहलाते हैं। जिन व्यंजनों का उच्चारण हम स्वर की सहायता से करते हैं वह व्यंजन, यानी कि जितने भी व्यंजन बोले जाते हैं इनमें स्वर मिला होता है। अब हलंत की बात अगर आ गई तो हलंत का यहाँ पर हमने व्याख्या किया था कि आगे इसका जो हम व्याख्या भी किया जाएगा। तो जो हलंत लगाया गया इसका मतलब होता है कि आधा अक्षर है। यह क्या है? आधा अक्षर। हलंत का मतलब होता है आधा अक्षर। तो क क्या है? आधा है। जब यह अ इसमें मिलता है तब यहाँ पर क क्या हो जाता है? पूरा हो जाता है। यानी अक्षरों को आधा दर्शाने के लिए हम क्या करते हैं? हलंत का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर सब में देखिए हलंत का प्रयोग किया गया, यानी यह भी आधा है और यह भी आधा है। तो जब अ इसमें मिला तो यह ख पूरा हुआ और ग में भी अ मिला तो यह क्या हुआ? पूरा हुआ। तो टोटल संख्या यानी व्यंजनों का होता है हमारे 33 होता है और यहाँ पर इसकी संख्या कितनी होती है? 11 होती है। अब बात आता है आपका ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर की अगर हम परिभाषा दें तो परिभाषा इसकी इस प्रकार से हो जाता है, ह्रस्व स्वर को एक मात्रिक भी कहा जाता है। इसे एक मात्रिक, इसे द्विमात्रिक भी कहा जाता है और इसे त्रिमात्रिक कहा जाता है। यानी स्पष्ट हो जाता है कि इसकी परिभाषा इस प्रकार से हो जाएगी, जिन स्वरों के उच्चारण में एक मात्रा का बोध होता है, परिभाषा स्पष्ट हो जाता है, जिन स्वरों के उच्चारण में एक मात्रा का बोध होता है उन्हें हम क्या कहते हैं? एक मात्रिक। या हम कह सकते हैं जिन स्वरों के उच्चारण में कम से कम समय लगता है उन्हें हम क्या कहते हैं? ह्रस्व स्वर। परिभाषा हो जाता है, जिन स्वरों के उच्चारण में कम से कम समय लगता है उन्हें हम क्या कहते हैं? ह्रस्व स्वर। या हम कह सकते हैं जिन स्वरों के उच्चारण में एक मात्रा का बोध होता है उन्हें हम क्या कहते हैं? ह्रस्व स्वर। तो एक मात्रा का बोध होने वाला इसके स्वर के अंतर्गत अगर हम बात करें तो यहाँ स्वर की संख्या क्या थी? 11 था। तो इसमें आएगा अ प्लस ई प्लस
उ प्लस ऋषि, यानी कि हर स्वर के अंतर्गत अर्थात एक मात्रा का बोध कराने वाले स्वर जो आते हैं वह स्वर हमारे कितने हो जाते हैं यहाँ पर 4। यानी हर स्वर कितने होते हैं 4 होते हैं। फिर आपका आ जाता है दीर्घ स्वर, परिभाषा फिर उसी के अनुसार दे देते हैं हम। जिन स्वरों के उच्चारण में द्विमात्रिक का बोध होता है उन्हें हम क्या कहते हैं दीर्घ स्वर। या हम कह सकते हैं जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर का 2 गुना समय लगता है उन्हें हम क्या कहते हैं दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर के अंतर्गत जब स्वरों की संख्या हमारी 11 थी तो इसमें से 4 स्वर हमारे निकल गए, 4 हमारे निकल गए, बचे हमारे कितने, यहाँ पर हो जाता है आपका आ, फिर बड़ी, बड़ा उ, फिर आपका हो जाता है ए, आई, ओ, औ। यहाँ पर इनकी संख्या जो हो जाती है कितनी हो जाती है 7। अब स्पष्ट यह भी हो जाता है कि जो हमारे स्वर हैं 7 और प्लस 4 अगर हम जोड़ देते हैं तो स्वरों की संख्या 11 कंफर्म हो जाता है। अब बात आता है प्लुत स्वर का। जब इसमें एक मात्रा का बोध हुआ कम से कम समय लगा, 2 मात्रा का बोध हुआ ह्रस्व स्वर का 2 गुना समय लगा। जब प्लुत स्वर हुआ तो स्पष्ट हो जाता है कि वह स्वर यानी जिन स्वरों के उच्चारण में दीर्घ स्वर का 2 गुना, ह्रस्व स्वर का 3 गुना समय लगता है उन्हें हम क्या कहते हैं प्लुत स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर का 2 गुना, दीर्घ स्वर का 3 गुना समय लगता है उन्हें हम प्लुत स्वर कहते हैं। या हम कह सकते हैं जिन स्वरों के उच्चारण में त्रिमात्रा का बोध होता है उन्हें हम क्या कहते हैं प्लुत स्वर। प्लुत स्वर के संदर्भ में जो प्लुत स्वर का प्रयोग होता है यह पुकारने के संदर्भ में या चिल्लाने के संदर्भ में, बुलाने के संदर्भ में हम इसका प्रयोग करते हैं। जैसे हे राम, है ना, ओम बोलते हैं ओम। जैसे बहुत से इस तरह कोई जा रहा बोलते जी सुनो, जोर से कहते हैं, खींच के बोलते हैं, चिल्लाने, सुनो। यह जो होता है प्रयोग यानी चिल्लाने या पुकारने या बुलाने के संदर्भ में इसके किया जाता है। अब प्रश्न यह उठता है कि जो यह चिन्ह होता है यह चिन्ह आप जब दोहा या सोठा या पढ़े होंगे तो दोहा और सोठा में लघु और गुरु के रूप में प्रयोग किया जाता है ना। जैसे पहचान करने के लिए से सोहत ओढ़ा में बताया था, सोहत ओढ़ा पीत पटु श्याम सलोने गात और मनोनील मणि शैल पर आतप प्रयोग प्रभात, इंटर में है ना। तो प्रथम और द्वितीय चरण में क्या होता है, प्रथम और तृतीय चरण में क्या होता है, 11-11 मात्राएं जिसमें होती हैं वह क्या होता है हमारा, और दूसरे चौथे में 13-13 तो हमारा क्या हो जाता है सोठा हो जाता है। अब उल्टा जब हो जाता है 13-13 और 11-11 मात्राएं तो क्या हो जाता है हमारा दोहा हो जाता है। तो जब उसमें दर्शाते हैं तो जब बड़ी की मात्रा आती है वहां पर तो हम किसका प्रयोग करते हैं, इसका प्रयोग करते हैं गुरु का, है ना, हम इसका गुरु का प्रयोग करते हैं। और जब एक मात्रा का बोध होता है उसमें हम लघु का प्रयोग करते हैं, ये नहीं करते हैं। तो यहाँ पर उसी चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। यह जो चिन्ह है आपका यह लघु चिन्ह का होता है, यानी पुकारने के लिए लंबी आवाज जब हम देते हैं तो इसके लिए बात होती है। अब प्रश्न यह उठता है, अक्सर आते हैं प्रश्न आप कि संयुक्त स्वर कौन होते हैं। देखिए टॉपिक उसी में होता है, बस घुमा फिरा के। जैसे अभी हम इससे करीबन 50 क्वेश्चन आपको बना देंगे, आप भी कंफ्यूज हो जाएंगे कि यार यही पढ़े थे इसी में से आज दूसरा आया। क्वेश्चन बनाने की तरीका और क्वेश्चन को हल करने का आपके दिमाग में तरीका आना चाहिए। बात हो जाता है यहाँ पर कि संयुक्त स्वर कौन है। जो दीर्घ स्वर होता है, दीर्घ स्वर को ही हम क्या कहते हैं संयुक्त स्वर कहते हैं। दीर्घ स्वर को ही हम क्या कहते हैं संयुक्त स्वर। और संयुक्त स्वर का परिभाषा यह होता है कि 2 स्वरों के मेल से बने हुए स्वर को हम क्या कहते हैं संयुक्त। माने मेल होता है ना, विज्ञान में अगर विज्ञान कोई स्टूडेंट होंगे तो उसमें पढ़े होंगे, एक उसमें है लैमार्कवाद डार्विनवाद का सिद्धांत है ना।
तो लैमार्कवाद का सिद्धांत दिया था कि उन्होंने मटर के संक्रमित बीजों का और उसमें जानवरों को किया था कि जिस अंग का जितना ज़्यादा प्रयोग किया जाएगा वो अंग उतना ज़्यादा प्रभावशाली होगा। उसी में एक मेंडल का सिद्धांत भी आता है। मेंडल का सिद्धांत अंकुरित बीज पर किए हुए थे, मटर के पौधे पर उन्होंने किया था। तो संयुक्त उन्होंने बीजों का निर्माण के संदर्भ में बात किया था। जैसे इस समय हाइब्रिड का नहीं आता है, सारी चीज़ हाइब्रिड का है। जो मार्केट में आप खाते हैं करेला, नेनुआ, लौकी, सारी चीज़ हाइब्रिड का है। तो उसमें हाइब्रिड में क्या क्रॉस जनरेशन कराते हैं। क्या कराते हैं? क्रॉस जनरेशन कराते हैं। तो क्रॉस जनरेशन होता है कि दो लोगों का, जैसे एक बार बात हुआ था ना, एक चौराहे पर एक बार ऐसे हंसी हो रहा था, तो एक नाम लिखा था गया था। देखिए इसमें होंगे बहुत लोग, बुरा नहीं मानेंगे, ठीक है, कास्टिज्म बात नहीं होती है। बड़े लोगों का नाम लेना तो अच्छा नहीं है, लेकिन आ जाता है तो बात मजे ले। ऐसा नहीं होता, कुछ लोग लिखते हैं अनिल कुमार सिंह यादव, लिखते हैं ना। अब सिंह हैं, यादव भी हैं, कुमार भी हैं। आपका क्रॉस जनरेशन थोड़ी ना हुआ क्यों? ऐसा तो होना नहीं चाहिए। उसका मतलब होता है, सिंह का मतलब बहादुर होता है, वो अपने परिचय के लिए करते हैं। तो जो क्रॉस जनरेशन होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? संयुक्त कहते हैं, मिश्रित होता है। तो यहाँ पर जो संयुक्त की बात कहा गया है, तो यह इसलिए कहा गया है कि यह जो स्वर हैं आपके, यह दो स्वरों के मेल से बने हुए। अगर ये स्वरों के संदर्भ में अगर हम बात करें, जैसे आपका आता है यहाँ पर आ है, बड़ी है, बड़ा ऊ है, छोटा ए है, आए है, वो है और है ना। अब यह दीर्घ स्वर ही हमारा क्या है? संयुक्त स्वर। इतना दिमाग में बैठाए रहेंगे आप। अब क्यों हुआ? हमने यह कहा संयुक्त मतलब मेल होता है ना, यानी दो स्वरों के मेल से बना हुआ स्वर हमारा क्या कहलाता है? संयुक्त स्वर। अगर आगे अगर हम बात करें यहाँ पर, अगर आगे अगर हम बात करें तो आ का निर्माण जो हुआ है सर 9 बजे तक आप ओवर कर दीजिए। ये मैथ वाले भी सर आ गए। कब आएंगे? बस आ गए, नीचे बैठे हुए हैं, आपका वेट कर रहे हैं। अच्छा ठीक है। प्लस अ से मिलकर के क्या होता है? आ होता है। स्पष्ट है। अब ये स्पष्ट हो गया कि दो स्वरों के मेल से यह बना हुआ, इसलिए हमारा क्या कहलाया? संयुक्त स्वर कहलाया। बड़ी की अगर हम बात करें, छोटी प्लस छोटी, दोनों स्वरों के मेल से क्या बना हुआ है? बड़ी बना हुआ, इसलिए संयुक्त स्वर। ऊ प्लस ऊ से, यानी छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ मिलकर के बड़ा ऊ से बना हुआ है। स्पष्ट है। एक की अगर हम बात करें तो किससे बना है? आ प्लस छोटी ई से। ए आ प्लस छोटी ई से, आ प्लस बड़ी ई से, और ओ जो बना है आ प्लस छोटा ऊ से, आ प्लस बड़ा। बात स्पष्ट हो जाता है कि जो दो स्वरों के मेल से बनता है वही हमारा क्या कहलाता है? संयुक्त स्वर कहलाता है। तो यहाँ पर जो स्वरों की संख्या दर्शाई गई है, स्वरों की संख्या संयुक्त स्वर के अंतर्गत जो रखा गया है कि यह दो स्वरों से मिला हुआ है, इसलिए संयुक्त स्वर कहलाया। इसी तरीके से संयुक्त व्यंजन भी होता है कि दो व्यंजनों के मेल से बना हुआ व्यंजन हमारा क्या कहलाता है? संयुक्त व्यंजन कहलाता है। तो यानी कि ह्रस्वर, दीर्घ स्वर और प्लुस स्वर। 9 बज गया था, टॉपिक इसी पर खत्म करते हैं, कल पे पढ़ाते हैं, ठीक है। बाकी इतना समझ में आया? कोई डाउट किसी को? एनी प्रॉब्लम, एनी क्वेश्चन? किसी को करना हो बेटा पूछिए यार। कहीं नहीं समझ में आया हो तो आप पूछिए बेटा। समझ में आ गया है? कोई डाउट? देखिए डाउट होना भी नहीं चाहिए।
आपको अच्छी तरीके से एकदम क्लियर डिफाइन आप मन में बैठा लीजिए बेटा, ठीक है। आपके लिए होना चाहिए कि देखिए इससे बहुत क्वेश्चन बनते हैं, इसी पर पूरा व्याकरण ही निर्भर है, मैं बता दूं, है ना। ये चीजें एकदम स्पष्ट आपको हो जाएंगी, ठीक है। तो फिर आज के लिए इतना ही, ठीक है। धन्यवाद।